Assalamualaikum and welcome back to Pharmacy Notes. आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। तो आज हमारा जो है मेथड ऑफ़ लर्निंग और मेथड ऑफ़ जो टीचिंग है दोनों चेंज हैं। आज मैं आपके सामने हूँ इन फ्रंट ऑफ ए ब्लैक वाइट बोर्ड। तो हम अपना लास्ट टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम डिफरेंट जो हैं टॉक्सिसिटीज़ को डिस्कस करेंगे एंड उनके जो हैं एंटीडोट्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिटामिनोफेन को। एसिटामिनोफेन जो कि हमारे पास कॉमनली जो है वो पैरास्टामोल के नाम से या पेनाडोल के नाम से भी जानी जाती है, या इस नेम से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। देन हमारे पास जो है कब इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, जब इसके जो हैं नॉर्मल जो प्रोसेसेस हैं, जो नॉर्मल इसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जब वो सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब कि इसके जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, वहाँ पर इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये जो हमारे पास इसके मेथड्स हैं, तीन मेथड्स के साथ इसकी मेटाबॉलिज्म होती है इन द बॉडी। तो वो तीनों मेथड मैं आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ। तो हमारे पास ये तीन मेथड्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है सल्फेशन। नंबर 2 पे हमारे पास एन हाइड्रोक्साइलेशन, जो कि हमारे पास साइटोक्रोम P450 एंजाइम से होती है। एंड देन है हमारे पास ग्लूकोयूरिनेशन। अब हमारे पास प्रोसेस सारा क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास सल्फेशन है और ग्लूकोयूरिनेशन है, जब हमारे पास टॉक्सिक अमाउंट ऑफ एसिटामिनोफेन इंजेस्ट होती है, तो ये दोनों जो हमारे पास हैं सल्फेशन एंड ग्लूकोयूरिनेशन, ये जो है सैचुरेट हो जाते हैं। देन हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है थ्रू एन हाइड्रोक्साइलेशन, और ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा नेपकी, दैट इज एन एसिटाइल पी अमाइनो बेंजो क्वीन इमीन। ये हमारे पास इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। हमारे पास जो थेराप्यूटिक डोजेज में जब ये प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ नेपकी, तो उसके लिए हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन प्रेजेंट होता है। ग्लूटाथायोन जो है इसको जो है वो मेटाबोलाइज कर देता है, और इसके कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बॉडी में नहीं आते। बट इन टॉक्सिसिटीज़ हमारे पास जो है ग्लूटाथायोन ऑलरेडी बॉडी से डिप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए हमें फिर एक एंटीडोट देना पड़ता है, जो है एन एसिटाइल सिस्टीन, जिसको नैक भी कहते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर हम नैक जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, उसकी वजह से जो हमारे पास ग्लूटाथायोन डिप्लीट हो चुका था उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और हमारे पास जो है वो एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी बॉडी से ख़त्म होगी। नेक्स्ट वी हैव द टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हमारे पास जो है वो दो हैं, मेथनॉल है एंड एथाइलिन ग्लाइकोल है। बेसिकली हमारे पास जो ये अगर तो मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्म में ही हैं, तो ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है बॉडी के लिए। ये जस्ट जो है CNS सेडेशन कॉज करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा इनका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। बट हमारे पास प्रॉब्लम कब आती है, जब इनके हमारे पास जो है इनके ऊपर एक एंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, वो इनके ऊपर एक्ट करता है, इनकी ऑक्सीडेशन होती है टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और वो जो इनके ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल हैं बॉडी के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन मेथनॉल हमारे पास जब एंजाइम एक्ट करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ऑन दिस स्टेप, देन हमारे पास मेथनॉल कन्वर्ट हो जाती है इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, and formaldehyde is further converted into formic acid by further oxidation, and then it causes retinal injury, और इसकी वजह से हमारे पास retinal injury होती है, और that can lead to permanent blindness, और उसकी वजह से जो हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस भी डेवलप हो जाती है। तो हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, इसका जो एंटीडोट है वो है फोमिपिजोल। फोमिपिजोल जहाँ पे जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है इसको ब्लॉक करेगा। जैसे ही उसने इस एंजाइम को ब्लॉक किया, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड
बनेंगे ही नहीं। अगर ये बनेंगे ही नहीं तो देन हमारे पास इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होंगे, वो इफेक्ट्स ही नहीं होंगे। तो इसका एंटीडोट है हमारे पास फोमिपिजोल। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, इथाइलिन ग्लाइकोल, हमारे पास जो है इथाइलिन ग्लाइकोल से जो है वो कन्वर्ट हुई ग्लाइकोल एल्डिहाइड के अंदर, और एंजाइम इसके अंदर सेम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन करता है और वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोल एल्डिहाइड में। देन फर्दर glycol aldehyde is converted into glycolate and that is further converted into calcium oxalate crystals and which can lead to renal failure। वो हमारे पास थ्रू द किडनीज एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते फ्रॉम द बॉडी, और हमारे पास जो है किडनीज के अंदर इनकी टॉक्सिसिटी डेवलप होती हैं। टू ट्रीट दैट सेम हमारे पास जो एंटीडोट है इसका भी सेम है फोमिपिजोल। हम फोमिपिजोल को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे और वो हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन हो रही है इनटू ग्लाइकोल एल्डिहाइड, वो इस स्टेप को रोक देगी। नेक्स्ट वी हैव द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जिसको हम ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर की प्रेजेंट होती है, बट जो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि विदाउट हम कोई इंस्ट्रूमेंट इसको डिटेक्ट कर सकें। तो ये हमारे पास ऐसे सोर्सेज ऑटोमोबाइल्स का जो है फ्यूल्स उसमें प्रेजेंट होती है, डिफरेंट गैस के अंदर ये प्रेजेंट होती है और डिफरेंट इसके सोर्सेज हैं। तो हमें एक प्रॉपर जो है एक डिवाइसेस चाहिए होती हैं टू डिटेक्ट करने के लिए कि ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। देन अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी जो है एबिलिटी टू फॉर बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज़ 230 to 270 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसकी जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एबिलिटी है वो 230 to 270 टाइम्स ग्रेटर है टू बाइंडिंग एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन देन द ऑक्सीजन। तो जैसे ही हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जाके बाइंड करती है विद द हीमोग्लोबिन, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड जैसे ही हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे पास उसकी एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है फॉर बाइंडिंग टू ऑक्सीजन, और जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन जाके बाइंड करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन को वहाँ से वो जो है वो अनलोड नहीं होने देती। मतलब कि अगर वहाँ से ऑक्सीजन ने जाना है टिश्यूज़ वगैरह में, तो जैसे ही वहाँ पे जाएगा तो क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन की अपनी एफिनिटी इतनी ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, तो वो हीमोग्लोबिन उसको अनलोड नहीं होने देगा। इस वजह से, इस रीज़न की वजह से हमारे पास जो है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो ये सब थी हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटीज़। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जो हमने जो इसको मेथड है इसका ट्रीटमेंट का कि रिमूव पर्सन फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड सोर्स। जैसे ही आपने पर्सन को वहाँ से रिमूव कर लिया, देन आपने क्या करना है, उसको जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। इसका यही एक ट्रीटमेंट है। एंड एक और पॉइंट जो मैंने मिस किया है वो इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ मिथाइलिन ब्लू और मिथाइलिन क्लोराइड। उसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, तो अवॉइड करना है उसको भी। देन नेक्स्ट वी हैव द साइनाइड। साइनाइड हमारे पास एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज के अंदर डिफरेंट सोर्सेज हैं इसकी। कुछ हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड वगैरह में भी होता है और भी इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो ये जैसे ही हमारे पास बॉडी के अंदर इंटर होता है और ये जाके बाइंड करता है टू मेटालो एंजाइम्स। जैसे ही ये बाइंड करेगा और उनको इनएक्टिव कर देता है। वन ऑफ द जो इसकी प्रिंसिपल टॉक्सिसिटी है वो डेवलप्ड होती है
बाय द जैसे ही वो डेवलप होती है, ये हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम A3 को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही हमारे पास ये इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा, हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसके रिजल्ट में इवन कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर प्रेजेंट हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगा, तो जो हमारे पास है लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, उनको हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, तो वो उनको नहीं मिल रही होती। तो उसकी वजह से उनके फंक्शन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये इस हद तक डेंजरस हो सकता है कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एंटीडोट इज़ विटामिन B12, जिसको हाइड्रोक्सी कोबालामीन भी कहते हैं। जैसे ही वो बाइंड करेगा टू साइनाइड, वो कन्वर्ट हो जाएगा सियाना कोबालामीन के साथ। तो ये हमारे पास एक जो है इसका ट्रीटमेंट है, इसका एंटीडोट है फॉर रिवर्सिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, for reversing the toxicity of cyanide. Next we have iron. अगर हम आज से कुछ 1 या 2 डेकेड्स पहले देखें तो हमारे पास जो आयरन पॉइजनिंग के केसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे इन द चिल्ड्रंस, और हमारे पास इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हो रही थी चिल्ड्रन में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये हमारे पास जो है लेड पॉइजनिंग के केसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू एजुकेशन एंड डिफरेंट ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल से भी जो हमारे पास जो है ये काफ़ी केसेस रिड्यूस हुए हैं। तो हमारे पास जो है आयरन की टॉक्सिसिटी डेवलप होती है व्हेन द डोज ऑफ 20 mg पर kg ऑफ एलिमेंटल आयरन इज इंजेस्टेड। जब हमारे पास बॉडी के अंदर 20 mg पर kg ऑफ एलिमेंटल आयरन जो है वो इंजेस्ट होती है, तो हमारे पास जो है टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। अगर ये डोज एक्सीड करती है टू 60 mg पर kg, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है डेथ भी हो सकती है। देन हमने ऑन द बेसिस के पेशेंट ने कितनी जो है वो आयरन को इंजेस्ट किया है, पेशेंट का वेट क्या है, ऑन दैट बेसिस जो है असेसमेंट ऑफ द टॉक्सिसिटी जो है वो डिस्कस की जाती है। एंड देन आफ्टर दैट हमने जो है सीरम में जो है वो आयरन के लेवल को चेक करना होता है। अगर तो हमारे पास जो है सीरम के अंदर 500 माइक्रोग्राम्स लेवल है आयरन का इन द सीरम, तो ये हमारे पास डेवलप होता है शॉक। अगर ये एक्सीड करेगा अबव 1000, तो ये हमारे पास लीड करता है टू मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो ये हमारे पास है इसकी टॉक्सिसिटी। देन फॉर द ट्रीटमेंट हमारे पास जो एंटीडोट अवेलेबल है आयरन का वो है डेफ्रोक्सामीन। डेफ्रोक्सामीन जो हमारे पास अभी जो है मार्केट में अवेलेबल है, और ये काफ़ी सेफ़ है, और ये ओनली जो एंटीडोट है इसका वो डेफ्रोक्सामीन है। आई होप आपको सब क्लियर होगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।